चैटबॉट्स, ड्रीमिंग, गेमिंग, रिकमेंडर सिस्टम्स, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं एआई की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एप्लीकेशंस हैं, के अलावा भी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हमने कुछ हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि भाई ये हिस्ट्री मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज हमने ये जो सेमिनार था उसमें भी सर ने कुछ कुछ एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे एआई जो है उसका जो मेन एम है, ये जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और उसकी पॉपुलैरिटी है, तो डिफरेंट एराज में इंक्रीज हुई और डिक्रीज भी हुई। एंड अगेन अभी न्यूरल नेटवर्क्स आए वापस से फॉर रिकॉग्निशन, they again get the popularity of in recognition. ठीक है, so these are the time history. अब एआई क्या है बेसिक, अभी तक हमने एप्लीकेशंस देखी, लेकिन बेसिकली एआई होता क्या है? एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो इसकी इस बुक में, जो बुक मैंने आपको रेफर किया है, उसमें 4 तरीके से उसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, इन 2 कैटेगरीज डिफाइंड इन 4 मैनर्स। एक तो है ह्यूमनली, दूसरा है रैशनली। ह्यूमनली का मतलब है, क्योंकि जो टर्म है हमारा एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंट कौन होते हैं? ह्यूमंस, राइट। तो जो इंटेलिजेंस है वो हमें आर्टिफिशियली एक्वायर करना है, एंड आवर सिस्टम शुड लर्न दिस इंटेलिजेंस व्हिच द ह्यूमन पजेस आर्टिफिशियली, है ना। हमें उसमें जान नहीं डालनी है कि ब्रेन उसको हमने प्रोवाइड किया एक्चुअल और वो लर्न कर रहा है सब कुछ, नहीं। हमें अपने सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो इंटेलिजेंट बिहेवियर कर सके जैसा कि ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, बट ऑल ह्यूमंस आर नॉट इंटेलिजेंट, है ना। देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल। रैशनल का मतलब है कि क्या जो आप करना चाहते हैं वो सही है। ठीक है, सही है तो रैशनल। रैशनल थिंकिंग से मतलब है कि वट एवर इज द टास्क यू आर डूइंग, उसके बारे में आपको ये समझ है कि ये गलत है या सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखो, यस मैम। थिंकिंग थिंकिंग ह्यूमनली का मतलब है कि जैसा ह्यूमन बीइंग सोचता है वैसा हमारा सिस्टम सोच सके। ठीक है, लेकिन वो गलत भी सोच सकता है और सही भी सोच सकता है, बट थिंकिंग एज ह्यूमन इज कॉल्ड थिंकिंग ह्यूमनली। एक्टिंग ह्यूमनली, जो उसने सोचा उसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना है ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो दैट इज अगेन एक्टिंग ह्यूमनली। जैसे हम रोबोट्स की बात करते हैं तो रोबोट्स कैन वर्क समवॉट लाइक ह्यूमंस, डू दे? कर सकते हैं ना। जैसा ह्यूमंस किसी चीज को, ब्लॉक को उठा सकते हैं, तो रोबोट्स भी उठा सकते हैं। आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑटोमेशन पे बेस्ड है ना। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जो अर्लियर वर्क जो मैनुअली होता था, जो ह्यूमन बीइंग्स करते थे, अब वो सारा वर्क कौन करता है? मशीन्स करती है। डू दे डू इट और नॉट? ऑटोमेशन सुना है कभी? यस मैम। हाँ, तो वही है कि जो भी वर्क जो अभी तक ह्यूमंस कर रहे थे उसे हम मशीन के थ्रू सारा कुछ अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज थिंकिंग ह्यूमनली एंड एक्टिंग ह्यूमनली। रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी में क्या है कि जो भी करना है, चाहे आप वो सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए इन ऑल केसेस। इट शुड बी इन अ गुड फेथ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे डेफिनेशन क्या लिखा है थिंक रैशनल में, mental faculties through the use of computational method that perceives reason and act। जो भी टास्क होना है पहले उसे समझें और उसका पूरा रीजनिंग करें एंड देन एक्ट करें, तो दैट इज नोन एज रैशनल थिंकिंग विद मशीन्स। ठीक है, एक्टिंग रैशनली क्या है? ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर एक्वायर्ड रैशनली। जो ये जो 3 प्रोसेस के बाद जो भी हमें एक्ट करना है दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। ठीक है,
सो रैशनली जब हम बात कर रहे हैं कि ये डेफिनेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी हैं। ऐसे सिस्टम्स जो ह्यूमंस जैसे सोच सके, ऐसे सिस्टम जो ह्यूमंस की तरह वर्क कर सके, ऐसे सिस्टम जो ह्यूमंस की तरह रैशनल थिंकिंग हो जिनमें, और ऐसे सिस्टम्स जिनमें रैशनल एक्ट करने की पावर हो। तो दिस इज ऑल एआई। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट लास्ट टाइम भी सुना होगा आप लोगों ने उस लेक्चर में। ट्यूरिंग टेस्ट में क्या है कि इफ यू सी दिस पर्टिकुलर इमेज हियर, यहाँ पर ये जो है आपका रिस्पोंडेंट है, ठीक है। दो रिस्पोंडेंट है यहाँ पर, एक आपका मशीन है और एक आपका ह्यूमन पर्सन है। दिस पर्सन इज आस्किंग समथिंग थ्रू द मतलब आपकी सिस्टम के थ्रू वो क्या कर रहा है, कुछ क्वेरीज डाल रहा है। अब वो जो भी क्वेरीज डाल रहा है उसके कुछ आंसर्स आ रहे हैं, है ना, कि हाउ इज द वेदर टुडे। तो या तो रिस्पोंडेंट ए आपको उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है या रिस्पोंडेंट बी रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेकिन जो भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या इंटेरोगेटर दोनों रिस्पॉन्सेस को डिफरेंशिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है, कि कौन सा रिस्पॉन्स है वो मशीन ने दिया है और कौन सा रिस्पॉन्स है वो ह्यूमन ने दिया है। जैसे हम अभी आपके चैट सिस्टम की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब हम ये जो हेल्प डेस्क होते हैं ना, जिसमें हम चैट करते हैं, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इन सब में हम चैट करने लगते हैं कि भाई हाँ आई नीड सम हेल्प विद सम प्रोडक्ट्स। तो जो ऑटोमेटिक रिप्लाईज आते हैं, तो हम उस समय बता सकते हैं कि ये जो रिप्लाईज आ रहे हैं कि विद व्हाट प्रोडक्ट यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ये सारे जब डिस्कशंस होते हैं तो वी कैन टेल कि ये मशीन जनरेटेड आपके रिस्पॉन्सेज हैं, तो यू कैन इजिली टेल इट। बट जैसे ही आपको वो बोलता है कि आई एम कनेक्टिंग यू टू अ पर्सन, देन यू कैन नो कि हाँ भैया मुझे नेक्स्ट ज्वाइन किया है, जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन से आ रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज यूज, है ना, फॉर्मेलिटी जो भी होती है उसके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं। तो ट्यूरिंग टेस्ट ऐसी मशीन्स के लिए फेल हो जाता है। जो हम अभी तक चैट बॉक्स है वो ट्यूरिंग टेस्ट फेल कर रहे हैं क्योंकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें जो इंटेरोगेटर है वो कंफ्यूज हो जाए, नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी क्वेरी का वो एक कंप्यूटर जनरेटेड रिस्पॉन्स है या किसी एक ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्स है, ठीक है। इफ ही गेट कंफ्यूज, इज अनेबल टू आइडेंटिफाई which from where the response is coming, then that system passes the Turing test. Is that clear? ठीक है, मतलब आपने कुछ इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर कंप्यूटर आपको दे पा रहा है, ठीक है, जो कि पॉसिबल था ओनली बाय ह्यूमन बीइंग। अगर उसका कंप्यूटर आपको आंसर दे पा रहा है और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आपको आंसर मिला है वो किसी कंप्यूटर ने दिया है या किसी ह्यूमन बीइंग ने दिया है, देन दैट सिस्टम passes the Turing test. Am I clear to this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो इस तरीके का अगर हमें कोई सिस्टम डेवलप करना है तो उसके लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है। अब देखो यही जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आज आपके कंप्यूटर एरा की मेजर फील्ड्स बन गए हैं, है ना। फर्स्ट इज योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सुना है, बताओ किसी ने सुना है एनएलपी? No, ma'am. No. Has anyone heard of No, it? ma'am. Google Translate. Google Translate यूज किया है? Yes, ma'am. Yes. Noise. तो वो क्या है, आप किस लैंग्वेज में देते हो और वो किसी भी लैंग्वेज में आपको उसका आउटपुट देता है ना, जो आपने भी टाइप किया या वॉइस कमांड दिया। लेट्स से आपने इंग्लिश में बोला तो और आप चाहते हैं कि वो कन्वर्ट कर दे चाइनीज में या मंगोलियन में या फ्रेंच में,
Is it possible with Google Translate? Yes, मैम ma'am. तो ये क्या Yes, है, ma'am. हमारी नेचुरल लैंग्वेज को वो प्रोसेस कर रहा है एंड कन्वर्ट कर रहा है इन सम अदर लैंग्वेज. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, natural language processing. Google Translate is a example of it. Then comes the knowledge representation. Knowledge representation में हम अब जैसे knowledge representation क्यों जरूरी है, मतलब अगर हमें ट्यूरिंग टेस्ट पास करना है तो सबसे पहले हमें कुछ कमांड देनी पड़ेगी, या वॉइस कमांड हो सकती है या टेक्स्ट कमांड हो सकती है. तो अगर हम वॉइस कमांड दे रहे हैं या टेक्स्ट कमांड दे रहे हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. I am having a call. Just give me a second. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हाँ, Yes. तो जैसे हमने इनपुट दिया, हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर है हमारी बात को पहले समझे, उसी की बेसिस पे वो रिस्पॉन्स देगा. तो हमने किसी भी लैंग्वेज में इनपुट दिया, उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए कि जो हमने क्वेरी दी है वो समझ पाए, है ना, समझ पाएगा और फिर उसको वो अपने टर्म्स में, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा. तो उसके लिए उसे क्या जरूरत है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की. जो भी आपने डेटा दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, वो किसी तरीके से आप उसे समझने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. तो जनरली मतलब जो एआई में हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं वो आता है प्रेडिकेट लॉजिक, जो आप लोगों को ऑलरेडी आता भी होगा. हैव यू हर्ड ऑफ दिस प्रेडिकेट लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, syllogism? Am I audible? हाँ भाई बताओ मुझे थोड़ा सा. यस कोई तो बताओ. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक सुना है आपने पहले कभी सुना है या डिस्क्रीट मैथ पढ़ा है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा है आप लोगों ने, आपके क्लास में था क्या? नो मैम No, no, ma'am. अच्छा, ग्राफ थ्योरी में शायद तो इस बार हो. लेट्स सी. देखो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, तो वील सी इट. ये क्योंकि ये आपके कोर्स का कंटेंट है. तो प्रेडिकेट लॉजिक होता है और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के थ्रू मल्टीपल ऑर्डर होते हैं, लेकिन हम प्रेडिकेट और प्रोपोजिशनल लॉजिक सुना है? यस मैम. No, ma'am. सुना है यस मैम. पक्का? हाँ, तो वही है. यस मैम. ठीक है, उसी के थ्रू हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर एआई में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पार्ट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें वो पढ़ेंगे. फिर रीजनिंग क्या है कि ये जो लॉजिक से आपने डेटाबेस बना लिया है या नॉलेज बेस बना लिया है, उससे आपको, जो कि आपको उसकी क्वेरी को समझना है और उसका आंसर भी जनरेट करना है, तो उसकी रीजनिंग हमें करनी पड़ेगी ना, कि आपने जो परसीव किया उस इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर किया और उसका एक आंसर जनरेट करना है, तो रीजनिंग करी. उसके बाद मशीन लर्निंग क्या है कि अब जितना आपके पास डेटा आता जा रहा है ना, आपके पास कुछ डेटा आया, आपने उसका कुछ रिस्पॉन्स दिया, मल्टीपल डेटा आपके पास कलेक्ट होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट होना है. ठीक है, इस डेटा से आपको पैटर्न्स लर्न करने हैं कि अगर ये मतलब अब ये कैसे लर्न करेगा, क्योंकि एक बार में तो वो पास नहीं हो जाएगा ना ट्यूरिंग टेस्ट. तो वो बार बार, जैसे आपने उससे पूछा वेदर कैसा है और उसने आप सिस्टम ने जवाब दिया 1, तो वो फॉल हो गया.
है ना। तो इसलिए अब क्या है, डेटा से जब हमें लर्न करना पड़े कि नेक्स्ट टाइम अगर हमसे सेम क्वेश्चन पूछेगा तो व्हाट विल बी द आंसर, है ना। तो दैट कम्स अंडर द मशीन लर्निंग, कि डेटा से आप कैसे समझेंगे। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन विच एरिया में हेल्प कर रहा है, कि अगर आपको विजन से रिलेटेड है, इमेज से रिलेटेड है, कैमरा से आप कुछ सेंसर से इनपुट ले रहे हो, तो उसे कैसे आप परसीव करोगे। सो दैट कम्स अंडर कंप्यूटर विजन, क्योंकि हमेशा आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है ना कि वो इंग्लिश फॉर्म में हो या टेक्स्ट फॉर्म में हो या ऑडियो, इट कैन बी वीडियो एज वेल, ठीक है। और रोबोटिक्स हो सकता है यू वांट द टास्क टू बी डन बाय द मशीन, सो दैट कम्स अंडर रोबोटिक्स। इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट? एम आई Yes, ma'am. क्लियर हियर? ये 7 ma'am. टॉपिक्स जो है, ये मतलब 6 टॉपिक है, कुछ कुछ समझ आ रहे हैं आपको। ये हम कंप्यूटर विजन इसमें नहीं पढ़ेंगे, ना ही रोबोटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मेन 4 कंपोनेंट्स हैं ये हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. ये चलो लेट्स मूव अहेड। उसके बाद है आपका अब ये जो डेफिनेशंस हमने की है उसकी मॉडलिंग है। बेसिकली अगर हम जब बात कर रहे हैं कि हम थिंकिंग ह्यूमनली बेस्ड सिस्टम की हम बात करते हैं, तो वो हम कहाँ मॉडल करते हैं, इन कॉग्निटिव मॉडलिंग। तो कॉग्निटिव सिस्टम्स क्या होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, है ना, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो जैसे ये एरिया है ना मेरा, मैंने आपको बताया कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें ब्रेन सिग्नल्स को रीड कर रहे हैं, उन्हें इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं जिसके थ्रू मशीन को हम ये लर्न करा सकें कि ये जो ब्रेन के सिग्नल्स आ रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। क्या आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आप उन्हें मशीन किसी आउटपुट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम पैरालाइज्ड पर्सन की बात करते हैं कि वो व्हीलचेयर को मूव करना चाहता है, तो वो ब्रेन सिग्नल्स, उसके ब्रेन सिग्नल्स कैसे रिप्रेजेंटेड है ना। सो दैट कम्स अंडर एक्चुअल वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड कॉग्निटिव मॉडलिंग। तो कॉग्निटिव मॉडलिंग एक जो आपका एक अलग ही एरिया है दैट डील्स विद दिस थिंकिंग ह्यूमनली पार्ट। कॉग्निटिव साइंस सुना है कभी? Have you ever heard of it? Cognitive science किसी ने सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जरूरी नहीं है सब कुछ सुना हो, बट इट इज अ वेल नोन। कॉग्निटिव मतलब यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज समथिंग। कॉग्निटिव, यहाँ पे जो कॉग्नी वर्ड है ना, कॉग्नी का मतलब ही होता है कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई समथिंग। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करने की कोशिश करते हैं हम, ह्यूमन ब्रेन के बिहेवियर को, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वो एक अलग ही आपकी एक फील्ड होती है दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव साइंस, ठीक है। रैशनल थिंकिंग, अब रैशनल थिंकिंग में क्या है, जो मैंने आपको बताया कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, तो उसमें हम उसे अडॉप्ट करते हैं फॉर थिंकिंग रैशनैलिटी। मतलब हम उसमें रूल्स and their outputs conclusions generate करते हैं using the syllogism principle given by the Aristotle। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है या हमारा कौन सा मैंने बताया था आपको, प्रेडिकेट लॉजिक, और क्या बताया था एक और था ना, प्रपोजिशनल लॉजिक, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, सारा कुछ हम किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में यूजिंग सम कनेक्टिव्स, एंड और नॉट। एंड और नॉट सुना है ना, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, ठीक है। तो ये जो आपकी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ऐसा है। तो जैसे अगर आप बात करेंगे, गेट सुने हैं आपने, लॉजिक गेट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लॉजिक गेट सुने हैं ना, मतलब जैसे हमारा एंड गेट और गेट, जैसे मान लो कि एंड गेट है, तो अगर 2 बिट सिस्टम है आपका,
0001 1011, मतलब ये 0 is true, 0 is false and 1 is true. So if both the inputs are 0, the output will be 0. Zero. Okay. Anyone input is 0, the output will always be 0 until and unless Zero. both the inputs are 1. ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रेमिसेस हैं. ऑल दीज क्या है, ये प्रेमिसेस हैं. जो इनपुट आप दे रहे हो वो प्रेमिस है, और ये आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो आपका कंक्लूजन है. तो ऐसा ही टोल्ड कि हर जगह आपका मैथ्स इन्वॉल्व है, हर एआई में एवरी पार्ट इन्वॉल्व मैथ्स. तो ये जो थिंकिंग रैशनली है ना, ये इसी चीज को कवर करता है कि हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का यूज करके कैसे उनसे प्रेमिसेस बना सकते हैं, नॉलेज बना सकते हैं. क्योंकि सिस्टम क्या है, ये जो बेसिकली कंप्यूटर है वो 0-1 को ही समझता है ना, और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता. दिस इज द वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड. ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है वो ट्रू और फॉल्स जानता है. तो हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को उसी तरीके से उसे समझाने के लिए उसी की लैंग्वेज में नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है. समझ आ रही है? ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, लेकिन अब इसमें कुछ इश्यूज भी आते हैं कि अनसर्टेनिटी जो होती है वो हम नहीं डील कर पाते. जो ट्रू है, जो फुली फॉल्स है, उसको तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड चांस, प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी. तो अनसर्टेन जो नॉलेज है, जिसका प्रिडिक्टेबल कंक्लूजन हम नहीं बता सकते. हो सकता है किसी कंडीशन में वो 1 आए, किसी में 0 आए. तो ऐसी सिचुएशन में हम ये डील नहीं कर पाते. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम ट्राई करते हैं कि जो आपके नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रेडिकेट और प्रीपोजिशनल लॉजिक है, उसे हम मोस्ट ऑफ द थिंग रिप्रेजेंट कर पाए. इसीलिए क्या है ना, अनसर्टेनिटी की वजह से ही अभी हम फुली इंटेलिजेंस को एक्वायर नहीं कर पाए, है ना. सब कुछ नहीं एक्वायर कर पाए हैं. और समटाइम्स क्या होता है कि इंग्लिश तक तो आपकी ठीक है कि हाँ, इंग्लिश में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. बट कुछ सेंटेंसेस के मतलब भी मल्टीपल हो सकते हैं, होते हैं ना. जैसे हमने बोला कि आपने कोई रिव्यू या कमेंट दिया. जब रिव्यू कमेंट दे रहे हैं आप, तो लेट्स से कि अगर आपने बोला इट इज गुड, है ना, और इट इज नॉट वेरी बैड, तो ये 2 सेंटेंस है. ये फर्स्ट सेंटेंस इट इज गुड इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. इट इज नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी बैड क्या है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस पर. लेकिन कंप्यूटर को ये जो नॉट वेरी चीज है वो अनसर्टेनिटी में डाल देती है कि ये बैड को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है. गुड है तो वो प्योरली 1 हो गया, और इट इज बैड है तो वो प्योरली 0 हो गया. पर नॉट वेरी या वेरी बैड, इस तरीके का जो कंपोनेंट ऐड हो जाता है हमारे सेंटेंसेस में, वो अनसर्टेनिटी हमारे को जनरेट करता है. कुछ समझ आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग हियर? ये अभी हम स्टार्ट जो बेसिक है कि हाँ एआई क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या उसका बेसिक है, वो हमें पढ़ना जरूरी है. तभी हम ये सोच सकते हैं कि ये जो 6 स्टेप्स हमने देखे कि नॉलेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, रीजनिंग है, मशीन लर्निंग है, वो सब कहाँ से आ गई, क्यों आई है. तो जो मशीन लर्निंग है इज अ पार्ट ऑफ एआई. ये चीज क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. ठीक है, मशीन लर्निंग सब पार्ट है एआई का. ओके, छोटा पार्ट है. ठीक है, एआई में बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से एक छोटा पार्ट है आपका मशीन लर्निंग. तो पूरे एआई को आप मशीन लर्निंग नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन मशीन लर्निंग को आप एआई बोल सकते हो. ये तो बनाई गई है एंड रैशनल बोलेंगे
रैशनल कंप्यूटर बोलेंगे। रैशनल कंप्यूटर क्या करता है? रैशनल बिहेवियर दिखाता है। बिहेवियर मतलब इट ऑलवेज डज द राइट थिंग। ठीक है, अब राइट थिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? दैट थिंग व्हिच मैक्सिमाइज द गोल अचीवमेंट गिवन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। गोल अचीवमेंट कैसे होते हैं? जैसे हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम देखा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? हर्ड ऑफ इट? यस मैम। क्या है बताओ? मैम वो मैम ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है मैम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नाम बताओ, सॉल्व करने के तरीके नहीं। प्रॉब्लम क्या है? देखो आपको नाम मैम समझ प्रॉब्लम में आ मैम होगा। गूगल मैप हो गया मैम, या फ्लिपकार्ट या अमेजन मैम यूज करते हैं मैम, कि कम खर्च में मतलब सामान मैम पहुंच जाए अरे बेटा वहाँ पे। देखो, मैम एक तरह की एनपी एग्जाम्पल हार्ट नहीं कह प्रॉब्लम रही हूँ होती मैं। है। हाँ, क्या है बताओ? एनपी फिर हार्ट से बताओ। प्रॉब्लम मैम। एनपी हार्ट, देखो देखो अब यही चीज है ना। अब मैं आपसे कुछ एक बेसिक जो उसमें लिखा है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, उसमें उस प्रॉब्लम के नाम में ही सब कुछ है। पर आप लोग मुझे एप्लीकेशन बता रहे हो, उसका क्या मैम कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बता रहे हो। सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक जो सेल्समैन है उसे नंबर ऑफ सिटीज को विजिट करना है ना? तो जो सिटीज को विजिट करना है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज वन गो में उसकी हो जाए। तो वो जो वन गो में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज को विजिट करना है एक ही टूर में, वो उसका क्या है? गोल है। ठीक है, और उसे मैक्सिमाइज करना है कि टोटल सिटीज मान लो n है, लेकिन जो सेल्समैन है वो वन टूर में केवल 5 सिटीज को या 6 सिटीज को ही घूम सकता है। सो दैट इज योर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। एनपी हार्ड क्यों है बताओ? क्योंकि एनपी प्रोग्राम हार्ड और एनपी कंप्लीट में क्या डिफरेंस है? या पी क्लास और एनपी क्लास प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? अभी आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ोगे, इसमें आपको आएगा वैसे, पर आपने ये पहले से पढ़ा है? पी क्लास मैम वो है ना जो पोलिनोमियल टाइम में किसी भी एल्गोरिदम को कंप्लीट कर देता है। एनपी में हाँ। नॉन पोलिनोमियल टाइम में कंप्लीट कर। चलो कोई एक एग्जाम्पल बताओ पी क्लास प्रॉब्लम का। प्रिज्म एल्गोरिदम मैम। प्रिम्स एल्गोरिथम में अच्छे ट्रैवलिंग मैप कलरिंग में होता है क्या? नहीं पढ़े मैम मैप को का ये। अच्छा, मैप कलरिंग अभी इस साल पढ़ोगे, प्लेनर ग्राफ्स भी उसी में पढ़ोगे। तो जैसे 2 कलर है या 3 कलर है, तो शायद 3 कलर तक हम पी क्लास में रखते हैं, और मोर देन 3 कलर्स कम्स अंडर एनपी क्लास। ठीक है ना? और एनपी कंप्लीट में क्या डिफरेंस है एनपी हार्ड से? तो एनपी कंप्लीट क्या होता है कि कंप्लीट तो होती है, एल्गोरिथम इज सॉल्वेबल बट मैम एनपी एंड नॉट इन। एनपी हार्ट दोनों हो सकते हैं एनपी कंप्लीट। हाँ, एनपी में 2 तरह की क्लास होती है, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट तो वो प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व की जा सकती हैं बट नॉट इन पॉलिनोमियल टाइम। तो अगर पॉलिनोमियल टाइम में नहीं है लेकिन सॉल्वेबल है, देन इट इज कॉल्ड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एनपी हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ये सब तो तुम लोग अभी पढ़ोगे, तो डोंट ओवर थिंक कि नहीं आता, ये सब आएगा अभी, है ना? मेरे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में रहता है ये सब बात। अब फाउंडेशंस ऑफ एआई, फाउंडेशंस ऑफ एआई मतलब आपको क्या क्या नॉलेज की जरूरत है एज अ पार्ट ऑफ एआई। फिलॉसफी, क्योंकि आप किस चीज से डील कर रहे हो? ह्यूमन ब्रेन से, ह्यूमन माइंड से, ह्यूमन थिंकिंग से, ह्यूमन रीजनिंग से। सो दैट्स व्हाई फिलॉसफी ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज फिलॉसफी की होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज लर्न करने के लिए, रैशनैलिटी लर्न करने के लिए, वो जिस चीज को आप ठीक समझ रहे हो कोई और पर्सन उसे गलत समझे, है ना?
आपके लिए जो यू थिंक कि इट इज रैशनली गुड, अदर में थिंक इट इज नॉट रैशनली गुड, है ना. तो इट डिपेंड्स. मैथमेटिक्स, you all are students of mathematics that I don't have to elaborate much on. पर जैसे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, कंप्यूटेशन है, इन सब में आपको मैथ्स की जरूरत है. इकोनॉमिक्स, जब अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमाइज करना है गोल को, तो वहाँ इम्पोर्टेंट होता है यूटिलिटी. यूटिलिटी फंक्शन, डिसीजन थ्योरी, ये सारी चीजें पार्ट हैं आपके इकोनॉमिक्स की. अब आपने गेम थ्योरी सुना है? Yes, ma'am. गेम थ्योरी भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का. बट इट इज अ बूमिंग एरिया. जो लोग, कुछ लोग अगर चाहें गेम थ्योरी में वर्क करना तो दे कैन डू इट. ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, बट इसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में. ठीक है. न्यूरो साइंस, मेंटल एक्टिविटी के लिए आपको जरूरत है उसकी. साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे चीजों को परसीव कर रहे हो, आपका मोटर कंट्रोल कैसे हो रहा है. एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जो अगर हमें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो वो कैसे किए जाते हैं. कंप्यूटर तो आपको पता ही है कि हमें सिस्टम पे प्रोग्राम करना है ना. कंट्रोल थ्योरी, कंट्रोल थ्योरी क्यों? कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करने के लिए. ठीक है. लिंग्विस्टिक्स, ताकि आप रूल्स जनरेट कर सकें, डिफरेंट नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकें. तो ये सारी क्या है आपकी ब्रांचेस ऑफ फाउंडेशंस फॉर एआई है. तो एआई ऐसा नहीं है कि किसी छोटे से उस पर बना हुआ है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मिलके एआई को बनाते हैं, और एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट, है ना. इनमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जिसे हम छोड़ देंगे और हमें नहीं आएगा. जैसे अगर मान लो हम चाहते हैं कि हम, देखो, एक अच्छा काम में अगर कर पाओ तो कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें हम संस्कृत में जनरेट करना चाहते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस को, या लेट्स से कि कोई भी इंग्लिश पोएम है उसे हम संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड एरिया, वेरी गुड प्रोजेक्ट somebody is interested in working on, है ना. तो इन सब के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. कंप्यूटर साइंस आपको थोड़ा आना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करो. ठीक है. ओके, देयर आर अदर रिसर्च एरियाज इन एआई. क्या क्या है? कुछ के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे. डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब क्या है कि डेटा की एनालिसिस करना, ताकि आप उसमें कुछ चीजों को प्रेडिक्ट कर पाए कि हाँ ये जो डेटा है ये इस टाइप का है और हमें ये रिवील कर रहा है अबाउट दिस प्रॉब्लम. तो वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है. ट्रांसलेशन, एज आई टोल्ड यू, गूगल ट्रांसलेट. ठीक है. क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, बिल्ली और कुत्ते की इमेज में डिफरेंस बताना, है ना. तो दैट इज क्लासिफिकेशन. क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास लेबल्स होते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल है. तो अगर आपके पास लेबल है तो आप इजिली बता सकते हैं कि हाँ ये जो पर्टिकुलर क्लास, ये एग्जाम्पल है on the basis of the things I have learned from the existing data and their labels, I can tell कि जो करंट इमेज है जो मैंने पहले नहीं देखी है वो एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करती है ना. क्लस्टरिंग क्या करता है कि भाई मुझे लेबल नहीं पता है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेटा है इसमें 3 तरीके के डेटा को मैं देख सकता हूँ, है ना. ये 4 के कि एक जो है आपका ज्योमेट्री में इंटरेस्टेड था, एक एआई में इंटरेस्टेड था, है ना. On the basis of interest of the student, I can see 2 groups within a particular group. मतलब एक ही क्लास थी आपकी, उस क्लास में से भी आपने on the basis of their interest 2 ग्रुप्स में सेग्रीगेट हो गए. तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग. 2 अलग अलग क्लस्टर्स बनाए हैं. यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया लेकिन क्लस्टर किया. ठीक है. ये सब किसका पार्ट होता है? आपके
ये NLP में हम ये सब का यूटिलाइज करते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, ये भी हमने यूज किया है। गूगल में हम वॉइस कमांड देते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट। हैव यू यूज्ड इट? Yes, ma'am. अच्छा, टेक्स्ट टू स्पीच कितने लोगों ने यूज किया है? मैं हैव यू यूज्ड इट? किया मैम। Yes, ma'am. कौन सी स्पीच है, कौन सी एप्लीकेशन है, मुझे बताओ। मैम व्हाट्सएप है मैम। व्हाट्सएप है? नो मैम, Text to गूगल speech है। मैम गूगल। वह भी आर यू श्योर? स्पीच टू Google टेक्स्ट pronunciation भी है मैम। है। गूगल मैम टेक्स्ट गूगल हमने प्रोनाउंसिएशन लिखा, हाँ गूगल प्रोनाउंसिएशन लेटर पे जो भी हम लोग लिखते हैं वो वॉइस कमांड की तरह सुन भी सकते हैं। अच्छा, गूगल के अलावा बताओ। मैम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैम जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। हाँ, वो टेक्स्ट टू स्पीच है। वेरी गुड। हाँ, तो ये सारी चीजें भी यूज होती हैं विद इन ऑडियो सिग्नल रिकॉग्निशन, इमोशन रिकॉग्निशन, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन। इमोशन, आप स्पीच, अगर आपने किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ अ पर्सन पे आपने उसकी स्पीच को रिकॉग्नाइज किया, उसको रिकॉर्ड किया, तो कैन यू टेल कि वो पर्सन जो है वो डिप्रेस्ड है, वो हैप्पी है ना, वो सैड है, क्या है उसकी स्टेट ऑफ द माइंड, आप बता सकते हैं यूजिंग द स्पीच सिग्नल, उसकी वॉइस से। तो दैट कम्स अंडर रिकॉग्निशन पार्ट होंगे, है ना। उसके बाद शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये सब भी पार्ट किसके हैं? AI की। प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो ये जो हम ऑटोमेशन की बात करते हैं कि हमें ऑटोमेट करना है, रोबोट्स बना के सारा काम उन्हें यस मैम। Yes, ma'am. बीच में आवाज चली गई, इट इज वेरी वाइड, तो हमारा मेन उसी में चला जाएगा। फजी, आप लोगों को मैम। आता है फजी लॉजिक? यस मैम। मैम नो मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो ना बेटा, सुन रही हूँ मैं। मैम क्लास हेलो हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं। मैम, वो आप बता रहे थे ना क्लासिफिकेशन वाला, वो NLP में मैम कैसे आता है मैम? NLP में वो कैसे आता है, वही देखो। NLP का मतलब आपको समझ आया कि Yes, ma'am. लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना। तब लैंग्वेज प्रोसेसिंग है का मतलब, जैसे मान लो कि आपने गूगल को दिया, इनपुट दिया, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी लैंग्वेज है? बताओ। NLP वो से मैम। लैंग्वेज कैसे पता चलेगी कि वो लैंग्वेज इंग्लिश है या चाइनीज है या हिंदी है? आपने तो इनपुट दे दिया उसे टेक्स्ट के फॉर्म में, तो उसे टेक्स्ट को वो क्या करेगा? मैच करेगा ना। उसके पास जो प्री डिफाइंड, उसके पास पूरा सेट होगा, सबसेट होगा, जिससे ज्यादा वो पर्टिकुलर वर्ड सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा, तो वो जिस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा होगा उसी को तो वो करेगा। अलग से कि आपका गूगल ट्रांसलेट है, उसके पास हिंदी का डेटाबेस है, इंग्लिश का डेटाबेस है, और चाइनीज डेटाबेस है, और लेट्स से फ्रेंच डेटाबेस है ना। ओके। और आपने यहाँ पर जो उसका सर्च बॉक्स होता है
उसमें एक वर्ड दिया, फ्रेंच का कोई वर्ड बताओ मुझे, बॉन्जोर, ठीक है, लेट्स से ओके, आपने ये इनपुट दिया इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, या लेट्स से आपने स्पोकन दिया, तो उसने इंग्लिश में ये रीड तो किया। अब ये जो वर्ड है एक्चुअली इट इज अ फ्रेंच वर्ड, तो ये इसके जो टोटल सबसेट ऑफ वर्ड्स होंगे ना, इंग्लिश इज अ सबसेट, डिक्शनरी में इसने सर्च किया, इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च किया कि ये वर्ड किससे सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। ओके तो लेट्स इन सब में से लेट्स से कि 95% मैचिंग फ्रेंच से आई, लेट्स से 10% चाइनीज से भी आ रही है, 95 नहीं, डिवाइड करना होगा हमें, लेट्स से ये 90% हुआ, ये 5% हुआ, अगेन ये 5% हुआ, ये भी 5% हुआ, तो सबसे हाईएस्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो उस क्लास को बिलोंग करेगा। तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, ठीक है मैम। जैसे मैम बिल्ली और कुत्ता में मैम कैसे मालूम होगा मैम, उसमें बिल्ली कैसे और एनएलपी यूज हो रहा है? एक्चुअली वो मतलब देखो, एक तो हुआ आपका कि आप वॉइस सिग्नल ले सकते हो, डॉग की बार्किंग अलग होती है और बिल्ली की जो म्यू होती है वो अलग होती है, तो वो आप यूज कर सकते हो इन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मैम इमेज से भी तो ले सकते हैं ना मैम? इमेज से processing। तो वो इमेज रिकॉग्निशन आ गया ना, वो यहाँ है ना पार्ट, कंप्यूटर विजन आपका, मैम यही है ना? मैं बोलना चाह रहा हूँ मैम, वहां से भी तो हो सकता है, कंप्यूटर विजन से भी तो हो सकता है ना बिल्कुल मैम? हो सकता है, इमेज से भी ले सकते हैं, मैंने मना ही नहीं किया। अरे ये सारे सब एरियाज हैं जो एआई का पार्ट है, इस चीज को तुम भूल जाओ कि ये ऐसा है, नहीं, ये सारा सब कुछ एआई में हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि ये एनएलपी में होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग बेसिकली मशीन लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग है ये मशीन लर्निंग में हम पढ़ते हैं ऐसे, ओके ऐसा नहीं है, वो तो एरिया मतलब एप्लीकेशन बताई गई है उसमें कि हाँ ये एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ओके एम आई क्लियर है? यस मैम। इस चीज को ऐसा मत लो कि इन्हीं में अप्लाई होता है, नहीं, सब कुछ सब में अप्लाई होता है। एनएलपी डीप लर्निंग से भी हम करते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में एनएलपी करते हैं हम, स्पीच टू टेक्स्ट तो एनएलपी ही है, ओके ऑल राइट। और कोई डाउट है इसके अलावा? बताइए, एम आई ऑडिबल? बच्चे लोग मुझे बता दो। अभी तो नहीं पूछना कुछ। हाँ कुछ डाउट है इसके अलावा? आई एम स्टॉपिंग हियर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नई जो भी टेक्निक्स है हम ये कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कवर करें अपना, ठीक है, सिलेबस, ताकि आप उन चीजों की कोडिंग भी कर पाए। यहाँ तक कोई डाउट है? ये एआई का आपको बेसिक समझ आया है, क्या है उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? कुछ तो बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं है तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ यस मैम, ठीक है चलो, तो आई विल स्टॉप हियर एंड अभी हमारी लैब है दिन में 3 बजे, ओके ओके मैम, ठीक है चलो। उससे रिलेटेड कोई डाउट है? मैम हाँ अभी मैम अनुभव। तो एक गूगल क्लासरूम बना दीजिए जिसमें नोट्स वगैरह आ जाए, तो हम हाँ लोग हाँ वो मैं बना दूंगी, मैं बना दूंगी बेटा, बना दूंगी, जैसे आपका सी का बना था वैसे इसका बना देगी, ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तुम लोग ज्वाइन कर लेना उसको, ओके ठीक है चलो, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.